इस वीडियो में हम NISM 8 सीरीज का फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के बारे में। और इसकी वेटेज भी एग्जाम में 20 मार्क्स की है, यानी कि काफी हाई वेटेज वाला चैप्टर है। ऑप्शंस क्या होते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने फ्यूचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते थे, अगर हमने कोई ट्रेड किया है, बाय किया है या फिर सेल किया है, तो हमारी पोजीशन चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, हमें उसे सेटल करना ही करना पड़ेगा। इवन हमारा काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा है, तो उस केस में भी हमें उस ट्रेड को करना ही करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या करते हैं? ऑप्शंस आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा हो, उस केस में आप ट्रेड को सेटल ना करो, आप ज्यादा लॉस ना उठाओ। ऑप्शन में क्या होगा? मान लो आपने बाय किया, अब आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसे एग्जीक्यूट करो। लेकिन मान लो आपको लॉस हो रहा है, प्राइस गिर गया, आपको लॉस हो रहा है, तो आप इस ट्रेड को कंप्लीट ना करो। कि आपने बाय तो कर दिया, पर इसको कम प्राइस पर सेल ना करो। आप बोल दो कि मुझे ये ट्रेड नहीं करना। ऑप्शन आपको यही ऑप्शन देता है। इसके बदले में आपसे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो आप ट्रेड से बाहर हो सकते हो। आप बोल दो कि मुझे ट्रेड नहीं करना, तो इस ऑप्शन के नाम का थोड़ा सा पैसा लेता है, थोड़ा सा चार्ज करता है, जिसे बोलते हैं प्रीमियम। कि मुझे मान लो थोड़े से 100 रुपए दे दो, उसके बाद मैं आपको ये ऑप्शन दे दूंगा कि आपका अगर लॉस ज्यादा हो रहा हो, आप इसे एक्सरसाइज मत करना, आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो इसे एक्सरसाइज कर लेना। तो फ्यूचर और ऑप्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि फ्यूचर में आपको सेटल करना जरूरी है, आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको सेटल करना जरूरी है। लेकिन ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका लॉस ज्यादा हो रहा है तो आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करो। तो ऑप्शन में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जो बायर को राइट देता है, बट नॉट एन ओब्लिगेशन। फ्यूचर में तो क्या था, दोनों के पास ओब्लिगेशन थी, बायर के पास भी सेलर के पास भी। लेकिन यहाँ पर जो बायर रहेगा, ऑप्शन का जो बायर रहेगा, उसके पास राइट रहेगा और सेलर के पास ओब्लिगेशन रहेगी। ओब्लिगेशन का मतलब है कि अगर बायर ने बोला कि मुझे एग्जीक्यूट करना है तो सेलर को करना ही पड़ेगा। तो बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट। कि आप अंडरलाइंग असेट को बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट, किसी एक डेट से पहले या उस डेट पर, एट ए स्टेटेड प्राइस फॉर ए प्रीमियम। आपका प्राइस भी आज ही डिसाइड हो जाएगा, और इस राइट के बदले में जो बायर है वो एक प्रीमियम देगा, किसको? सेलर को। तो इसमें हमारे क्या रहेंगे? बायर रहेगा और सेलर रहेगा। बायर को होल्डर भी कहते हैं और सेलर को राइटर भी कहते हैं। बायर क्या करेगा? ऑप्शन को बाय करेगा और उसके पास राइट रहेगा, ओब्लिगेशन नहीं रहेगी, और इसके बदले में वो एक प्रीमियम देगा, किसको? सेलर को। और सेलर के केस में क्या होगा? वो ऑप्शन को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है यानी कि उसे प्रीमियम मिलेगा, और इस प्रीमियम के बदले में वो बायर को राइट दे रहा है कि उसका मन करे तो एग्जीक्यूट करो, ना करे तो ना करो। तो सेलर के पास ओब्लिगेशन रहेगी कि अगर बायर बोलता है मुझे तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलर को वो करना ही करना पड़ेगा। अब ऑप्शन बायर अपने राइट का एक्सरसाइज कब करेगा? कब बोलेगा मुझे ये ट्रेड करना ही करना है? जब सिचुएशन उसके फेवर में होगी, यानी कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है कि ऑप्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या देता है? बायर को बाय करने का राइट देता है, और पुट ऑप्शन बायर को सेल करने का राइट देता है। हमारे पास एक अंडरलाइंग है, जैसे मान लो गोल्ड ही है, हम बोल रहे हैं कि 80,000 इस प्राइस पर हम फ्यूचर में ट्रेड कर लेंगे। बायर अगर बोलता है कि मैं फ्यूचर में गोल्ड को 80,000 में खरीदना चाहता हूँ, खरीदने का राइट लेना चाहता हूँ, तो बायर क्या करेगा? कॉल ऑप्शन बाय करेगा। और अगर एक ट्रेडर आता है, वो बोलता है कि मैं फ्यूचर में 80,000 में बेचने का राइट लेना चाहता हूँ, कि गोल्ड का रेट कुछ भी चल रहा हो, मैं तो 80,000 में इसे बेचना चाहता हूँ, तो वो पुट ऑप्शन को बाय करेगा। तो कॉल और पुट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? कॉल ऑप्शन बाय करने का राइट देता है और पुट ऑप्शन सेल करने का राइट देता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मोहन ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, किस पर? निफ्टी इंडेक्स पर। जैसे हमारे इंडेक्स के फ्यूचर होते थे, उसी तरह से इंडेक्स के ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो मोहन ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, किस पर? निफ्टी इंडेक्स पर। और सोहन यहाँ पर हमारा क्या है? राइटर। मोहन क्या हो गया? बायर, और सोहन क्या हो गया? सेलर। किसका? कॉल ऑप्शन का। अब इन्होंने प्राइस क्या डिसाइड किया कि 25,000 पर निफ्टी इंडेक्स को बाय कर लेंगे। कब? 3 मंथ्स के बाद, आज से 3 मंथ्स के बाद 25,000 के प्राइस पर निफ्टी को बाय कर लेंगे। अब इस राइट के बदले में मोहन ने सोहन को 100 रुपीज एज ए प्रीमियम दे दिया। इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ
कि प्रीमियम हम 100 रखेंगे इस ट्रेड का, और मोहन ने ये प्रीमियम सोहन को दे दिया। अब मान लो 3 मंथ्स बीत गए, उसके बाद निफ्टी का प्राइस अगर 25,300 है, तो मोहन ने क्या राइट लिया था कि 25,000 में खरीद लेगा, और आज की डेट में प्राइस क्या है 25,300, तो मोहन को राइट को एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल होगा। वो 25,300 की चीज को 25,000 कम प्राइस में खरीद सकता है, तो मोहन क्या करेगा, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। वो बोलेगा कि मुझे तो 25,000 में खरीदना है, तो 25,000 में उसे खरीद लेगा। अब इस केस में मोहन को नेट प्रॉफिट कितना होगा, 300 तो उसे यहाँ से मिल गए कि 25,300 की चीज को उसने 25,000 में खरीद लिया, 300 यहाँ से मिल गए। लेकिन स्टार्टिंग में उसने 100 रुपीज एज ए प्रीमियम भी तो दिया था, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100, 200 का इसे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सेम केस में सोहन के साथ क्या होगा, सोहन को 25,000 में बेचना ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो ओब्लिगेशन है, उसने मोहन को राइट दिया था। तो सोहन को 300 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में उसे 100 रुपीज मिले भी थे, एज ए प्रीमियम मिले भी थे, तो 300 में से 100 घटा देंगे तो नेट लॉस कितना रह जाएगा, 200 का रह जाएगा। अब अगर मान लो 3 मंथ्स बाद ऐसा होता, निफ्टी का प्राइस 24,800 होता, 25,000 से कम होता, तो क्या उस केस में मोहन अपने राइट को एक्सरसाइज करता, बोलता कि मैं 25,000 में खरीद लूंगा। वो मार्केट से 24,800 कम प्राइस में खरीद सकता है, तो वो 25,000 में क्यों खरीदना चाहेगा, तो वो अपने राइट का एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, मोहन ने जो 100 रुपए प्रीमियम के तौर पे दिए थे, वो उसका लॉस हो गया, तो नेट लॉस यहाँ पर कितना हुआ मोहन को, 100 रुपीज जो उसने प्रीमियम पे किया था। सेम सिचुएशन में सोहन का क्या हुआ, अब मोहन ने अपने राइट को एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो सोहन को यहाँ से तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं। लेकिन सोहन को 100 रुपीज क्या मिल गए, प्रीमियम के मिल गए, जो उसे स्टार्टिंग में प्रीमियम मिला था। तो सोहन का नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपीज का। लास्ट में हमारा जीरो सम गेम ही रहेगा, एक का जितना प्रॉफिट होगा दूसरे का उतना लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन के केस में क्या है, यहाँ पर हमने राइट को एक्सरसाइज किया, यहाँ पर हमने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, हमारा लॉस लिमिटेड हो गया। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज तक का ही हुआ। बायर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जो ऑप्शन प्रीमियम उसने पे किया है, और सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जो प्रीमियम उसे स्टार्टिंग में मिला लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। यहाँ पर जो 25,000 जिस प्राइस पर उन्होंने एग्री किया कि इस प्राइस में बाय या फिर सेल कर लेंगे, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। एक होता है मार्केट प्राइस, जो कि करंट प्राइस चल रहा है अभी अंडरलाइन का, और दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, कि जिस प्राइस पर दोनों ट्रेडर ने एग्री किया कि फ्यूचर में इस प्राइस पर ट्रेड कर लेंगे, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और स्टार्टिंग में जो अपफ्रंट मनी दी जाती है उसे बोलते हैं प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। कॉल के केस में असेट को बाय करने का राइट मिलता है, और पुट के केस में असेट को सेल करने का राइट मिलता है। बायर का लॉस लिमिटेड होता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया उतना लिमिटेड लॉस होता है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन सेलर के केस में उल्टा है, उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, और प्रॉफिट कितना होगा, लिमिटेड, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना ऑप्शन प्रीमियम उसे स्टार्टिंग में मिला है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन, अगर आप इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उसे बोल देते हैं इंडेक्स ऑप्शन। सेकंड क्या हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इनके ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उन्हें स्टॉक ऑप्शन बोल देंगे, और अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उसे इंडेक्स ऑप्शन बोल देंगे। इंडेक्स के केस में अंडरलाइन क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। और स्टॉक के केस में क्या रहेगा, अंडरलाइन में इंडिविजुअल स्टॉक रहेगा, रिलायंस का हो गया, टीसीएस का हो गया। इसके अलावा आपके ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, एक अमेरिकन, एक यूरोपियन। अब जैसे आज आपने डिसाइड किया कि 3 मंथ्स के बाद किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम ट्रेड कर लेंगे, तो अगर आप उस चीज को उस डेट से पहले, जो भी एक्सपायरी डेट, लास्ट डेट जो भी आपने डिसाइड करी, उस डेट पर या फिर उससे पहले कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसे बोल देते हैं अमेरिकन ऑप्शन। और अगर केवल एक्सरसाइज दिन वाले दिन, केवल इसी दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हो अपने राइट को, तो उसे बोल देते हैं यूरोपियन ऑप्शन। तो इंडिया में जितने भी ऑप्शन है वो सारे यूरोपियन ऑप्शन है। इंडिया के सारे ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन है, यानी कि जो आपकी एक्सपायरी डे, लास्ट डे जिस दिन आपने डिसाइड किया, उसी दिन पर आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आता है ऑप्शन प्रीमियम, जो कि बायर सेलर को स्टार्टिंग में देता है राइट के बदले, जो स्टार्टिंग में प्रीमियम पे करता है उसे ऑप्शन प्रीमियम बोल देते हैं। स्पॉट प्राइस क्या है, जो भी अंडरलाइंग है उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसे बोल देते हैं स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस, ये क्या होता है, वो प्राइस जिस पर आप एग्री करते हो कि इस प्राइस पे हम बाय या फिर सेल कर लेंगे, और ये मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जिस प्राइस पर भी बायर और सेलर एग्री हो जाएंगे वो प्राइस ये हो सकता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन के केस में क्या होगा, एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि किस किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड हो सकता है।
फिर ओपन इंटरेस्ट क्या है? जैसे फ्यूचर के केस में था नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। सेम ही चीज है जो फ्यूचर के केस में थी। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, अब बायर बोलता है कि मुझे अपना राइट को एक्सरसाइज करना है, मुझे ये ट्रेड करना है, तो किस प्राइस पर होगा? जो भी स्टॉक का उस दिन का क्लोजिंग प्राइस होगा, एक्सपायरी वाले दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उस पर एक्सरसाइज हो जाएगा। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन क्या है कि बायर ने तो बोल दिया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, अब एक्सचेंज के थ्रू ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेडर्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये बायर है, इसको नहीं पता कि इसने किस सेलर से खरीदा था, इससे खरीदा था, इससे खरीदा था, किससे खरीदा था। तो एक्सचेंज क्या करेगा? जितने भी सेल किया होगा इस राइट को किसी भी सेलर को असाइन कर देगा कि तुम इसे सेटल करो, तुम ओब्लाइज्ड हो इसे सेटल करने के लिए। क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडेड है तो बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, तो मल्टीपल यहाँ पर बायर हो सकते हैं, मल्टीपल सेलर हो सकते हैं। तो जब भी कोई एक्सरसाइज करेगा तो जितने सेलर थे उनमें से किसी एक को असाइन कर देंगे कि तुम इसकी अपोजिट पार्टी की तरह काम करोगे, तो उसे बोल देते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस। फिर नेक्स्ट आता है ओपनिंग ए पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है कि एक न्यू ट्रेडिंग पोजीशन बनाना। आप ओपनिंग परचेज भी बना सकते हो कि ऑप्शन को बाय कर लो या फिर ऑप्शन को सेल कर दो, ओपनिंग सेल, बेसिकली एक न्यू ट्रेड करना। क्लोजिंग ए पोजीशन क्या है कि जो आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन ले रखी थी, अगर बाय के लिए रखी थी तो सेल करना, सेल के लिए रखी थी बाय करना। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका अपोजिट ट्रेड लेकर उसे क्लोज करना। जैसे अगर आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा था तो कॉल ऑप्शन को बाय करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा था तो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके उसे क्लोज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज ध्यान क्या रखोगे, अगर आपने कॉल का ट्रेड ले रखा था, कॉल बाय का ट्रेड ले रखा था, तो कॉल सेल से ही उसे सेटल कर सकते हो। कॉल सेल का ले रखा था तो कॉल बाय से ही उसे सेटल कर सकते हो। आप कॉल ऑप्शन को पुट ऑप्शन के थ्रू क्लोज नहीं कर सकते। सेम चीज पुट के साथ होगी। अगर पुट में एक ट्रेड ले रखा था तो पुट में ही अपोजिट ट्रेड लेना पड़ेगा। कॉल और पुट को आपस में मिक्स करके आप क्लोज नहीं कर सकते। और इसके साथ जो भी अपोजिट ट्रेड आप लोगे वो सेम स्ट्राइक प्राइस का और सेम एक्सपायरी डेट का होना चाहिए। जैसे मान लो आपने 80,000 गोल्ड का 80,000 का बाय किया था, तो 80,000 का ही सेल करोगे, स्ट्राइक प्राइस भी सेम रहेगा। और अगर मान लो आपने जैन का किया था तो जैन का ही करना पड़ेगा, मैच्योरिटी भी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन थे वैसे ही ऑप्शन के भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन रहते हैं कि एक्सचेंज क्या क्या टर्म्स डिसाइड करता है। ऑप्शन प्रीमियम को छोड़ के बाकी जो भी टर्म्स वो डिसाइड करता है उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अंडरलाइंग असेट एंड प्राइस। अंडरलाइंग असेट क्या है और उसका अभी स्पॉट मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर या फिर साइज कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने यूनिट्स का होना जरूरी है, हम उसी के मल्टीपल में ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज सेम है जैसे फ्यूचर में थी वैसे ही ऑप्शंस में है, बस ये साइज अलग हो सकता है। फ्यूचर से ये साइज अलग हो सकता है और ये साइज एक्सचेंज डिसाइड करता है। हर एक स्टॉक के लिए भी अलग हो सकता है और हर एक इंडेक्स के लिए भी अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल कि कितने पीरियड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो सकता है। अगेन स्टॉक ऑप्शंस में भी फ्यूचर की तरह 3 मंथ्स की साइकिल चलती है कि आपको जैन में करना है तो नियर मंथ जैन का हो गया, नेक्स्ट मंथ फेब का हो गया और फार मंथ मार्च का हो गया। जैसे फ्यूचर में थी सेम वही 3 मंथ की साइकिल चलती है। ये किसके लिए है? स्टॉक ऑप्शन के लिए। इंडेक्स ऑप्शन के केस में आपके एडिशनल होते हैं, वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। जैसे कि हर वीक के थर्सडे को आपकी एक एक्सपायरी होगी। स्टॉक के केस में तो क्या है, मंथ में एक ही एक्सपायरी डेट होगी और इंडेक्स के केस में क्या है, हर वीक में एक हो सकती है और मंथली एक्सपायरी भी उससे अलग हो सकती है। एक्सपायरेशन डे क्या है? लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एनएससी मंथली और वीकली के केस में क्या है, लास्ट थर्सडे। मंथली के केस में लास्ट थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ और वीकली के केस में थर्सडे ऑफ ईच वीक। थर्सडे को एक्सपायरी होगी और जब भी एक्सपायर होगा उस दिन जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे कंपल्सरीली सेटल होंगे, सबका सेटल होना जरूरी है। किस बेसिस पर सेटल होंगे? जो भी स्पॉट मार्केट में लास्ट प्राइस होगा उस पर, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट आता है पिक साइज। सेम ही कंसेप्ट है जो फ्यूचर में था, मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन, कितने डिफरेंस पर आप नेक्स्ट प्राइस को कोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है डेली सेटलमेंट प्राइस कि डेली आपका सेटलमेंट किस बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है फ्यूचर से। फ्यूचर में तो क्या होता था, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है डेली बेसिस पर उसका सेटलमेंट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऑप्शन बाय करते हो, बाय के केस में
पूरा का पूरा प्रीमियम आप सेलर को स्टार्टिंग में ही दे देते हो, अप फ्रंट स्टार्टिंग में ही सेलर को पूरा का पूरा प्रीमियम दे देते हो। इसलिए बायर के लिए कोई डेली सेटलमेंट नहीं है। जब वो उसका अपोजिट ट्रेड लेगा, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसी टाइम पर उसका सेटलमेंट होगा। यानी बायर के लिए केवल फाइनल सेटलमेंट होगा। स्टार्टिंग में वो पूरा प्रीमियम दे देगा, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट ही होगा, डेली सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन सेलर के केस में क्या है, उसका लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी उसे लॉस हो सकता है। उस केस में उसका डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होगा, उस केस में उसका डेली सेटलमेंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल सेटलमेंट प्राइस। एक्सपायरी दिन आ गया, उस दिन जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सेटल किस प्राइस पर होंगे, जो भी क्लोजिंग स्पॉट प्राइस होगा अंडरलाइन का, उसके बेसिस पर सेटल होंगे। फिर ट्रेडिंग आवर्स क्या है, जो फ्यूचर्स के थे, 9:15 AM टू 3:30 PM मंडे टू फ्राइडे। और जो भी पब्लिक हॉलीडेज होंगे वो एक्सचेंज पहले ही अनाउंस कर देगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है मनी नेस ऑफ एन ऑप्शन। हमारे ऑप्शन तीन टाइप के हो सकते हैं। कॉल और पुट तो हमारे क्या थे कि बाय करने का राइट है या फिर सेल करने का राइट है। अभी हमारी पोजीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है मनी नेस ऑफ एन ऑप्शन। इसमें हमारे इन द मनी ऑप्शन होते हैं, एट द मनी ऑप्शन होते हैं, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं। इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है कि आज के दिन अगर जो भी बायर है वो बोलता है कि मुझे आज के दिन इसे सेटल करना है, आज ही के दिन अपने राइट को एक्सरसाइज करना है, तो उस केस में उसे पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। इसको आप इस तरह से मान लो कि उसे प्रॉफिट आएगा। अब इन द मनी ऑप्शन होता कब है? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए अलग अलग केस में इन द मनी होगा। कॉल ऑप्शन के केस में क्या होगा, जब स्पॉट प्राइस आपका स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है। स्पॉट प्राइस यानी कि अंडरलाइन का मार्केट प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस जिस पर आपने एग्री किया है। जैसे मान लो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 100, आपने एग्री किया है 90 कि मैं 90 में इसे खरीद लूंगा, और मार्केट प्राइस अभी 100 चल रहा है, तो आप 90 में बाय करके 100 में सेल कर दोगे तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए ये इन द मनी ऑप्शन है कि अभी की अभी आप अगर इसे एक्सरसाइज करोगे, आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, आपको 10 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। पुट के केस में आप क्या बोलते हो कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस पर इसे सेल कर दूंगा। तो जब भी स्ट्राइक प्राइस आपका मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, तभी आपका पुट ऑप्शन इन द मनी होगा। जैसे हम एग्जांपल लें, हम बोल रहे हैं कि हम 1110 में सेल कर देंगे, और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, तो हम 110 में सेल कर देते हैं, 100 में बाय कर लेते हैं। तो हमारा बाय प्राइस कम है, सेल प्राइस ज्यादा है, तो अगेन हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन के केस में जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस से, तब हमारा इन द मनी होगा। और पुट ऑप्शन के केस में जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा स्पॉट प्राइस से, तब हमारा ऑप्शन इन द मनी होगा। एट द मनी ऑप्शन में क्या होगा कि अगर आप अभी की अभी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको जीरो कैश फ्लो आएगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इक्वल है दोनों ही केसेस में, कॉल ऑप्शन के केस में भी, पुट ऑप्शन के केस में भी। अगर आपका मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस कि जिस प्राइस पर आप बाय या सेल करना चाहते हो, और मार्केट प्राइस वो भी सेम है, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जैसे यहाँ पर स्पॉट प्राइस 100 है, स्ट्राइक प्राइस 100 है, आप 100 में बाय करने का राइट ले रहे हो, फिर मार्केट प्राइस भी 100 है, तो 100 में बाय करके 100 में सेल करोगे, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। सिमिलरली स्पॉट प्राइस 100, स्ट्राइक प्राइस 100, पुट के केस में आप बोल रहे हो कि 100 में सेल करने का मेरे पास राइट है, अब सेल कर दोगे तो अगेन स्पॉट मार्केट से बाय 100 में करना पड़ेगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। एट द मनी ऑप्शन में आपको जीरो कैश फ्लो होगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या होगा कि आप अगर अब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका नेगेटिव कैश फ्लो आएगा, आपको लॉस होगा। जैसे मान लो आपका स्पॉट प्राइस है 100, स्ट्राइक प्राइस है 110, और आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब क्या हुआ कि मैं 110 में इसे खरीद लूंगा, स्ट्राइक प्राइस में इसे खरीद लूंगा, और मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 100। तो अगर मैं 110 में इसे खरीदता हूँ और 100 में इसे सेल करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा। तो यानी कि कॉल ऑप्शन के केस में ओटीएम कब होगा, जब मेरा स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से लेस होगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा, जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा, तब मेरा आउट ऑफ द मनी रहेगा। ये इन द मनी के अपोजिट है। जैसे यहाँ पर मेरा क्या है, स्पॉट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 100 है, स्ट्राइक प्राइस 90 है, मैंने 90 में सेल करने का राइट लिया हुआ है, 90 में मैं सेल करूंगा, 100 में मैं बाय करूंगा, तो अगेन मुझे 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा। एट द मनी तो सिंपल है कि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस इक्वल होंगे। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के केस में आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लो। जैसे इन द मनी का कर लो, तो आउट ऑफ द मनी का उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे इन द मनी के केस में क्या होता था, स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन हमारा इन द मनी होता था, तो आउट ऑफ द मनी के केस में अपोजिट हो जाएगा कि जब हमारा कम है तो हमारा आउट ऑफ द मनी है। या सिंपली आप स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो
कि मैंने स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने का कॉल ऑप्शन लिया है। मैंने मान लो 110 में बाय करने का ऑप्शन लिया है। तो मेरा मार्केट प्राइस अगर 100 चल रहा है, मैंने यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन लिया है, तो मैं मार्केट में सेल करूंगा, तो मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि जब मेरा स्पॉट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से, तो कॉल ऑप्शन मेरा आउट ऑफ द मनी है। और अगर यही मेरा 120 होता, स्पॉट प्राइस मेरा 120 होता, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा होता। तो आप इसको कंसेप्ट से समझकर खुद से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। सेम केस पुट के केस में है। पुट में आपको सेल करने का राइट मिल रहा है, तो सेल किस प्राइस पर कर रहे हो और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उस बेसिस पर आप निकाल सकते हो कि इन द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी है, और अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन प्रीमियम किस किस चीज से मिलकर बनता है। एक तो वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब हम इन दोनों चीजों को समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल सा मतलब है अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। अभी हमने इन द मनी ऑप्शन देखे थे कि इन द मनी ऑप्शन कब होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है कि ऑप्शन कितने अमाउंट से इन द मनी है, उस चीज को बोल देते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये कैसे निकलता है, कॉल ऑप्शन के केस में स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। जैसे मान लो आपका स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 100 और स्ट्राइक प्राइस आपका चल रहा है 80, तो कॉल ऑप्शन के केस में आपका क्या होगा, 80 में बाय कर सकते हो और 100 में सेल कर दोगे, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यही अगर आप स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दोगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो भी आपका कितना आएगा, 100 माइनस 80, 20 आएगा। यही चीज बता रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अभी की अभी एक्सरसाइज करते हो तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, वही आपका इन द मनी है कि इतने अमाउंट से इन द मनी है, और वही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। सेम चीज पुट के केस में। पुट के केस में हमारा क्या होता था, जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता था, तब हमारा ऑप्शन इन द मनी होता था, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनका डिफरेंस, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। और इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे इन द मनी के केस में तो क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। कितने अमाउंट से पॉजिटिव होगी, ये हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा अगर हम इमीडिएट एक्सरसाइज कर ले तो। और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के केस में क्या होता है, ये जीरो होगी कि कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। कि मान लो इस फॉर्मूले से आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में आप इंट्रिंसिक वैल्यू को जीरो ले लोगे, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी। जैसे मान लो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है 350 और स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 400। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो कॉल ऑप्शन के केस में तो क्या होगा, आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये नेगेटिव आ रही है, तो आपको जीरो लेनी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, 400 माइनस 350, 50 आ रही है, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है, अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी, कितने अमाउंट से ऑप्शन इन द मनी में है, और कितने अमाउंट से है, उसके लिए आप या तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो, या फिर जो कंसेप्ट हमने समझे उस कंसेप्ट से खुद से डिराइव कर सकते हो कि अभी की अभी मैं बाय करके सेल कर दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, उतना ही वो मेरा इन द मनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू का। अब ऑप्शन हमने देखा था 3 सीरीज में ट्रेड हो सकते हैं। जैसे मान लो 19 जैन को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जैन, फेब, मार्च, 3 सीरीज के मैं ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। जैन का मेरा पास है, फेब में अभी टाइम है 1 मंथ है, और मार्च में 2 मंथ है, ज्यादा टाइम है। तो जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना ज्यादा एक्सपायरी में टाइम होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी टाइम वैल्यू होगी। तो टाइम वैल्यू किस चीज पे डिसाइड होती है कि एक्सपायरी में अभी कितना टाइम बचा है। जितना ज्यादा टाइम बचा होगा, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑप्शन के केस में आप बायर को राइट दे रहे हो कि भाई तू मुझे इस प्राइस में बेच सकता है या खरीद सकता है। कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप बाय का या फिर सेल का राइट दे रहे हो। तो जितना ज्यादा टाइम पड़ा होगा, सेलर का उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा कि सिचुएशन बायर के फेवर में जा सकती है। इसीलिए सेलर क्या बोलेगा कि मुझे इस चीज का थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दो। तो यही टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा टाइम पड़ा होगा, उतना सेलर बोलेगा मुझे ज्यादा प्रीमियम चाहिए तुम्हें राइट देने के लिए। और टाइम वैल्यू को अगर आपको देखना हो तो कैसे निकाल सकते हो, जो ऑप्शन का भी प्रीमियम चल रहा है माइनस जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे आपका टाइम वैल्यू आ जाएगा। वैसे अगर मान लो मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 100, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से निकल के आई 70,
टाइम वैल्यू अभी कितनी चल रही है, 30 चल रही है। जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के दिन ये टाइम वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब टाइम तो बचा ही नहीं, तो उसके नाम का कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं चाहिए। प्रीमियम क्या रह जाएगा, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगा। टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगी। उससे पहले ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, और जितना ज्यादा टाइम बचा होगा उतनी ही ज्यादा ये वैल्यू रहेगी। और जो हमारे एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, उसमें तो हमारी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, केवल टाइम वैल्यू। जो भी ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू है वो पूरी की पूरी क्या डिनोट कर रही है, टाइम वैल्यू, कि कितना टाइम बचा है अभी एक्सपायर होने में। फिर नेक्स्ट आता है पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन। जैसे हमारे फ्यूचर के केस में पे ऑफ चार्ट थे, वैसे ही ऑप्शन के केस में भी होते हैं, कि हमारा जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, कि अंडरलाइंग असेट का एक्सपायरी के दिन क्या प्राइस है, उसके बेसिस पर हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, उसे क्या बोलते हैं, पे ऑफ चार्ट्स। अब फ्यूचर के केस में तुम्हारा क्या होता था, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती थी, कि प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के केस में हमने क्या देखा था, कि हमारा लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, या फिर लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, इस तरह से नॉन लीनियर है। तो हमारी पे ऑफ चार्ट भी नॉन लीनियर रहेगा। एक चीज हमारी लिमिटेड रहेगी, एक चीज हमारी अनलिमिटेड रहेगी। इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में नॉन लीनियर, ये लाइन लीनियर नहीं है, बीच में ब्रेक हो रही है ऐसे, तो नॉन लीनियर और एसिमेट्रिक पे ऑफ, यानी कि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, या फिर लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, इस तरह से एसिमेट्रिक पे ऑफ्स है। जो बायर है, बायर के लिए तो क्या है, लॉस लिमिटेड है, कितना, जितना उसने ऑप्शन प्रीमियम दिया, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन सेलर के केस में उल्टा है, कि उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, जितना प्रीमियम उसे मिला है, और लॉस अनलिमिटेड है। यही हमारे एसिमेट्रिक पे ऑफ्स है। अभी हम कॉल ऑप्शन के लिए बायर और सेलर दोनों की रिस्पेक्ट में ये चार्ट को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस 17500 है। कोई भी हमारा एक एक्स वाई जेड चीज है, स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, उसका स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 17500 है, और स्टार्टिंग में ऑप्शन प्रीमियम जो एग्री हुए हैं वो 100 के प्रीमियम पर एग्री हुए हैं। तो अगर बायर है, लॉन्ग कॉल का मतलब हुआ कि बायर, एक ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, बाय करने को बोलते हैं लॉन्ग कॉल, और सेल करने को बोलते हैं शॉर्ट कॉल। तो लॉन्ग कॉल के केस में बायर है, तो बायर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 100 रुपीज तक ही हो सकता है, जो उसने प्रीमियम पे किया है। और इसने बोला क्या है, कि 17500 में खरीद लूंगा। अगर इससे प्राइस कम रहा, एक्सपायरी के दिन इससे प्राइस कम रहा मार्केट प्राइस, तो वो 17500 में क्यों खरीदेगा, वो मार्केट से ही खरीद लेगा। तो यहाँ तक इसे पूरा ऑप्शन प्रीमियम का लॉस होगा, कि यहाँ तक वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर इससे प्राइस बढ़ना शुरू होता है, 17500 से बढ़ना शुरू होता है, उसने बोला है कि मैं 17500 में खरीद लूंगा, मार्केट प्राइस मान लो है 17600, तो उसे खरीदने में फायदा है ना, कि वो कम में खरीद के ज्यादा में बेच सकता है। तो 17500 के बाद वो खरीदना शुरू करेगा। लेकिन उसका ब्रेक इवन पॉइंट, कि जब उसे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, कब होगा, 17600 पर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने 100 प्रीमियम भी तो दे रखा है। तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 17500 जितने में उसे खरीदना है, प्लस 100 जितना उसने प्रीमियम दिया है। इसलिए आप देखोगे तो यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, कि 17600 पर उसे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। उससे ऊपर प्राइस जाता है, 17600 से प्राइस ऊपर जाता है, तो उसे प्रॉफिट होना शुरू होगा। सेम केस अगर मैं शॉर्ट कॉल का देखूं, तो इसका मिरर बन जाएगा, कि जब तक प्राइस 17500 है, तब तक तो इसे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद इसे लॉस होना शुरू होगा, लेकिन 100 प्रीमियम इसे मिल रखा है, तो इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 17600, कि यहाँ तक इसे कोई भी लॉस नहीं होगा, यहाँ तक ये प्रॉफिट में ही रहेगा। इसके बाद इसे लॉस होना शुरू होगा। सेम चीज अगर हम पुट ऑप्शन के लिए देखें, स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 17500, प्रीमियम मान लेते हैं 150। कॉल का और पुट का प्रीमियम अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम स्ट्राइक प्राइस है तो कॉल और पुट का प्रीमियम सेम होगा। जैसे पहले हमारा प्रीमियम कितना था, 100, तो पुट का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमने यहाँ पर 150 लिया है, ये 50 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो पुट में हमने क्या बोला है, कि 17500 में हम बेचने का राइट लेते हैं। तो लॉन्ग पुट, कि जिसने पुट को बाय किया है उसकी परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो उसने सेल करने का राइट लिया है। तो जब तक मार्केट प्राइस कम रहेगा, तब तक उसे प्रॉफिट होगा। कि अगर मान लो 17400 प्राइस है, तो 17500 में सेल कर देगा, और यहाँ पर 17400 में बाय कर सकता है, तो इसे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगेन इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसने इस राइट के लिए 150 रुपीज ये प्रीमियम भी तो पे किया है। तो 17500 माइनस 150,
क्योंकि इसने सेल किया है इसलिए ये प्रीमियम माइनस करके 17,350, इससे कम होगा तो ही उसे प्रॉफिट होगा। 350 पर इसे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, इससे कम होगा तो इसे प्रॉफिट होगा, इसके बाद इसे लॉस होना शुरू होगा। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, क्योंकि इसने पुट ऑप्शन को बाय किया है, तो मैक्सिमम लॉस जितना ऑप्शन प्रीमियम है उतना 150 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और सेम चीज सेलर के लिए देखें तो इसका मिरर हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसका इतना ही हो सकता है, 150 का हो सकता है, और लॉस अनलिमिटेड रहेगा। अगेन ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, इसका भी 350 रहेगा। जो भी ये चार्ट है इसका मिरर ही बनेगा, क्योंकि हमारा जीरो सम गेम होता है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। अभी हम इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन में एक स्टॉक तो होता नहीं, हमारा लॉट साइज होता है कि इतने यूनिट्स तो हमने खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे। तो हम स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के साथ साथ लॉट साइज भी ले लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट 10 होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने लॉन्ग कॉल का एग्जांपल लिया है। अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है इनटू में जो हमारा लोड का साइज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इससे निकलती है कि स्ट्राइक प्राइस इनटू लोड साइज। जनरली ये ज्यादा रहता है, 5-10 लाख के अराउंड रहता है। यहाँ पर बस मैंने एग्जांपल को समझाने के लिए थोड़े से स्मॉल नंबर्स लिए हैं, 17,500 और 10, तो हमारी 1,75,000 ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, बायर को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना उसने ऑप्शन प्रीमियम दिया है, ये किसके लिए दिया है, 1 यूनिट के लिए, इनटू में 10 कर दो जो कि लॉट साइज है, तो मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपीज का हो सकता है। ये जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ये एक यूनिट के लिए होता है, इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मैक्सिमम लॉस आ जाएगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस है प्लस ऑप्शन प्रीमियम 17,500 प्लस 100, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसके बाद ही आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, इससे पहले आपका या तो जीरो प्रॉफिट रहेगा या फिर आपको लॉस होगा। मैक्सिमम कितना, जितना प्रीमियम आपने पे किया है। और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है, ये प्राइस जितना राइज करता जाएगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। और जो प्रीमियम है वो बायर अपफ्रंट पे करेगा, स्टार्टिंग में ही सेलर को दे देगा, इसीलिए बायर को कोई मार्जिन भी जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लॉस लिमिटेड ही है कि जितना उसने प्रीमियम दिया है उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और स्टार्टिंग में ही सारा ही दे दिया तो उसे और कोई मार्जिन जमा कराने की जरूरत नहीं है, केवल सेलर को मार्जिन लगेगा, क्योंकि सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और उसका डेली सेटलमेंट भी होगा। नेक्स्ट हम फ्यूचर और ऑप्शन के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें तो फ्यूचर में हमारे क्या होते थे, लीनियर पे ऑफ होते थे, और ऑप्शन में नॉन लीनियर पे ऑफ होते थे। इसका मीनिंग क्या है कि फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही अनलिमिटेड होते थे, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही अनलिमिटेड होते थे। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो एक चीज लिमिटेड होती थी, दूसरी चीज अनलिमिटेड होती थी। अगर लॉस लिमिटेड है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, अगर प्रॉफिट लिमिटेड है तो आपका लॉस अनलिमिटेड होता। ये डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन को बाय किया है या फिर सेल किया है। इसलिए ऑप्शन के केस में रिस्क और रिटर्न दोनों ही एसिमेट्रिक है, और फ्यूचर के केस में सिमेट्रिक है। लीवरेज, फ्यूचर के केस में दोनों ही पार्टी को मार्जिन पे करना पड़ता है, बायर को भी सेलर को भी। ऑप्शन के केस में क्या है, बायर केवल प्रीमियम पे करता है, सेलर मार्जिन पे करता है, लेकिन बायर केवल प्रीमियम पे करता है। और जनरली मार्जिन आपके क्या होते हैं, जैसे 20% हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसके 20% हो गए, लेकिन प्रीमियम काफी कम रहता है, जैसे 3 to 4% काफी कम रहता है। तो इसलिए बायर को हायर लीवरेज मिलता है, ऑप्शन के केस में हायर लीवरेज मिलता है कि कम पैसा देकर ज्यादा पैसे का ट्रेड कर सकता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो क्या है, फ्यूचर के केस में दोनों ही पार्टी के पास ऑब्लिगेशन है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है, बायर के पास राइट है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन है। बायर अगर लॉस में जा रहा है तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा। मार्जिन के केस में क्या है, दोनों ही बायर और सेलर दोनों ही इनिशियल मार्जिन देते हैं, और उसके बाद डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, डेली प्रॉफिट और लॉस का सेटलमेंट होता है। लेकिन ऑप्शन के केस में क्या होता है, बायर स्टार्टिंग में पूरा का पूरा प्रीमियम सेलर को दे देता है, लेकिन उसके बाद कोई भी और मार्जिन जमा नहीं करता, ना तो इनिशियल ना ही डेली एमटीएम वाला। केवल जो प्रीमियम का स्मॉल अमाउंट है वो पूरा का पूरा सेलर को स्टार्टिंग में ही दे देता है, अपफ्रंट में दे देता है। और सेलर का क्या है, सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है, तो उसे अपफ्रंट मार्जिन भी जमा कराना पड़ता है और डेली एमटीएम सेटलमेंट भी होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन प्राइसिंग फंडामेंटल्स। हमने देखा था कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो स्पॉट प्राइस और ट्राई प्राइस इनके डिफरेंस से कैलकुलेट हो जाती है।
कि हमारा किस टाइप का ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगाकर ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, कितना टाइम पड़ा है अभी एक्सपायरी को, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट अभी मार्केट में क्या चल रही है, अप जा रही है डाउन जा रही है, उस पर भी टाइम वैल्यू डिपेंड करती है। और जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, ये बायर और सेलर के फ्री इंटरेक्शन से, कि बायर और सेलर किस प्राइस पर एग्री होते हैं, उससे डिसाइड होता है। एक्सचेंज इसे डिसाइड नहीं करता। एक्सचेंज बाकी टर्म्स को डिसाइड करता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बाकी टर्म्स क्या रहेगी, लेकिन प्रीमियम डिसाइड नहीं करता। तो अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, तो वो हमारी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इस पर डिपेंड करती है। ये हमने ऑलरेडी देखा भी था। हमारा कॉल ऑप्शन के केस में क्या होता था कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। अगर हमारी दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी, मान लो मैं टाइम वैल्यू को कांस्टेंट मान लूं और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा दूं, तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, टाइम वैल्यू को बढ़ा दूं, तो भी मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के केस में क्या होगा कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू में चेंज की वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो कॉल के केस में हमारा क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और पुट के केस में क्या था, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। इस फॉर्मूले के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारा स्पॉट प्राइस में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, तो उस केस में कॉल ऑप्शन का क्या होगा, पुट ऑप्शन का क्या होगा। अगर मान लो स्पॉट प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो कॉल का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो ऑब्वियसली हमारे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा स्पॉट बढ़ेगा तो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। और पुट के केस में क्या था, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, अगर हमारा स्पॉट प्राइस ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा प्रीमियम डिक्रीज होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखने के बजाय कि स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में क्या होगा, आप इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो हमने कंसेप्ट ऑप्शन के डिस्कस किए उनके थ्रू निकाल सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सेम चीज स्ट्राइक प्राइस, इसी फॉर्मूले का अगेन यूज करेंगे। अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होगा और पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा। अब वोलेटिलिटी कैसे इफेक्ट करती है ऑप्शन प्रीमियम को, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा। दोनों का ही, कॉल का भी, पुट का भी। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, उतना ही कॉल और पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। टाइम टू एक्सपायरेशन, जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायर रहेगा, उतना ही हाई प्रीमियम रहेगा, उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगी, और उतना ही ज्यादा हमारा ऑप्शन प्रीमियम रहेगा। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में कोई फॉर्मूला नहीं है। और क्यों ऐसा होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी आप स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस का रिलेशन इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरी होगा, उतना ही ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम रहेगा। नेक्स्ट आपके आते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अब जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम था, वो हमारे जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है, जो अभी हमने 5 देखे, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, इंटरेस्ट रेट, उनके बेसिस पर चेंज हो रही है। उनमें से कुछ चीजों को मार्केट ट्रैक करती है और एक फॉर्मूला बना देती है, जिससे कि आप उसको कैलकुलेट कर दो कि कितना बढ़ेगी या कितना घटेगी, और उस चीज को बोल देते हैं ग्रीक्स। जो भी फंडामेंटल पैरामीटर्स है, उनमें चेंज आएगा, तो हमने देखा था कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज होगा, अगर हम उसका मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूला लगा के निकाल लें और उस चीज को ट्रैक कर ले मार्केट में, तो उसी को कलेक्टिवली नाम दे दिया है ग्रीक्स। हमारे मेनली 5 टाइप के ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। वन बाय वन इन्हें देखते हैं कि चीज क्या है। डेल्टा क्या बोलता है कि अगर मेरे अंडरलाइंग असेट के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मेरा स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है, प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, उतना मेरे प्रीमियम पर कितना चेंज आएगा, उस चीज को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू में चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट। तो डेल्टा क्या मेजर कर रहा है, ऑप्शन प्रीमियम की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। स्पॉट प्राइस में चेंज के बेस पर ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। जैसे मान लो मेरा डेल्टा दिया है 0.40, तो अगर मेरा स्पॉट का प्राइस 1 रुपी से इंक्रीज होता है, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम 1 into 40, ये चीज यहां पर चली जाएगी, डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 40 पैसे से मेरा ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम एक ही चीज है। जनरली डेल्टा का यूज किस चीज के लिए होता है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए, कि कितना मार्जिन लेना है,
और सेकंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि अगर हमें हैजिंग वगैरह करनी है तो हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड करना पड़ेगा, इन चीज़ों के लिए यूज होता है। डेल्टा के बेस पर हैजिंग कैसे की जाती है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को करना पड़ेगा, ये हम चैप्टर 5 में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका गामा। गामा क्या बोलता है कि जो डेल्टा में चेंज आएगा, मेरे अंडरलाइंग असेट का प्राइस चेंज होगा तो उससे ऑप्शन प्रीमियम में जो चेंज आ रहा था वो तो डेल्टा है, लेकिन जब ये प्राइस चेंज होगा तो डेल्टा में इटसेल्फ चेंज आएगा। जैसे पहले डेल्टा कितना था, 0.40 था, लेकिन जब ये प्राइस चेंज होगा तो डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, 0.41, 0.39 इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा, उस चीज को बोल देते हैं गामा। कि स्पॉट के प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में कितना चेंज आएगा, वो चीज है गामा। तो गामा क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। जैसे मान लो स्टार्टिंग में मेरा डेल्टा था 40 और गामा मेरा है 0.08। अब अगर मेरा स्पॉट का प्राइस 1 रुपी से इंक्रीज होता है तो मेरा डेल्टा कितने से चेंज हो जाएगा, 1 इंटू 0.08 यानी 8 पैसे से। तो 0.40 प्लस 8, न्यू डेल्टा कितना आ जाएगा, 0.48। इसका यूज किस लिए होता है कि ऑप्शन कितनी तेजी से इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी जाएगा, इस चीज के लिए गामा का यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका थीटा। ये टाइम डिके की रिस्पेक्ट में ऑप्शन प्रीमियम की सेंसिटिविटी को देखता है। थीटा इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। जैसे मान लो आपका एक ऑप्शन है जिसको अभी 5 डेज पड़े हैं एक्सपायरी के लिए, थीटा है आपका 1.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेली जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जाएगा आपके ऑप्शन का प्राइस ₹1.20 से डिक्रीज होता जाएगा जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती। तो ये बेसिकली टाइम के डिके का इफेक्ट लगा रहा है कि जितना टाइम कम होता जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम किस रेट से चेंज होगा, तो वो आपका थीटा है। सिमिलरली वेगा क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। कि वोलेटिलिटी में चेंज होने पर ऑप्शन प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे वेगा मान लो 0.80 है, वोलेटिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई 1% से, तो हमारे ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस 0.80% से इंक्रीज हो जाएगा। 1% इंटू 0.80, 0.80% से इंक्रीज हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी के रिस्पेक्ट में जब मेजर करेंगे तो उसे बोल देंगे वेगा। और रो क्या है हमारा, इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग द अंडरलाइंग, या सिंपली बोलते हैं चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। जैसे रो मान लो 0.70 है, इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज हो गई, तो हमारे ऑप्शन का प्राइस 0.70% से इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा क्या था, स्पॉट प्राइस की रिस्पेक्ट में ऑप्शन प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गामा क्या था कि डेल्टा इटसेल्फ कितना चेंज हो रहा है जब हमारा स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है। तो थीटा क्या था, टाइम की रिस्पेक्ट में, वेगा क्या था, वोलेटिलिटी की रिस्पेक्ट में, और रो क्या था, इंटरेस्ट रेट की रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स। जैसे हमारे फ्यूचर प्राइसिंग के अलग अलग मॉडल थे, कॉस्ट ऑफ कैरी या फिर एक्सपेक्टेशन मॉडल, इसी तरह से ऑप्शन को प्राइस करने के लिए भी मल्टीपल मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से दो हमारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, द बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और द ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल सा डिफरेंस समझना है। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल क्या है, ये एक बाइनोमियल ट्री इस काइंड से बनाता है और फिर इसके ऊपर मल्टीपल आइट्रेशन करता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, लेकिन ये एक्यूरेटली ऑप्शन को प्राइस कर पाता है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल आइट्रेशन करता है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, पर इससे एक्यूरेसी ज्यादा आती है। ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल क्या है, बेसिकली इसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया कि जो हमारे 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, ये चीज आप मुझे दे दो, उसके बाद मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें उन वैल्यूज को पुट करूंगा और मेरे ऑप्शन का प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल है, फास्ट है और ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सिंपल है और इसमें सिंगल आइट्रेशन है। बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही है जिसमें आपको ये वैल्यूज डालनी है, तो आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। इससे ज्यादा हमें इन मॉडल्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ एन ऑप्शन। बेसिकली हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वोलेटिलिटी क्या है, अनसर्टेनिटी, कि मार्केट में कितना अनसर्टेन है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, किस तेजी से ऊपर जाएगी किस तेजी से नीचे आएगी, कितनी अनसर्टेनिटी है, प्राइस किस रेट से चेंज होगा। अगर हम पास्ट डाटा के बेस पर ये निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, कि हम पास्ट मार्केट के बिहेवियर को देख रहे हैं और इस बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनरली इस स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी रहती है, तो वो हो गई हमारी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या हो गई कि जो भी इस स्टॉक से रिलेटेड अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, मान लो कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आना है, इस रिलेटेड कोई न्यूज आनी है,
कोई इसने फैक्ट्री नहीं शुरू करनी है, या फिर मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, लोग स्टॉक को लेकर क्या सोच रहे हैं। बेसिकली हम फ्यूचर के इवेंट्स को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है, उस चीज को कहते हैं हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर हम फ्यूचर के इवेंट्स के बेस पर वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो गई हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। पास्ट डाटा के बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो गई हमारी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। और जनरली जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ये हमारे जो ब्लैक स्कोल्स मॉडल से, ऑप्शन प्राइसिंग का जो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल था, उस टाइप के मॉडल से कैलकुलेट की जाती है। और इसका यूज क्या होता है, जनरली इससे राइट प्राइस पता चलता है कि हमें किस प्राइस पर ऑप्शन को बाय या फिर सेल करना चाहिए, कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है कितना होना चाहिए। अभी जो करंट ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है, इस पर हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। और जनरल ट्रेंड क्या रहता है मार्केट में, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होती है, उस केस में क्या होता है, आपका ऑप्शन प्रीमियम्स काफी हाई चल रहे होते हैं। क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम हाई चल रहे होते हैं, उस टाइम पर जनरली लोग सेल करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेल करने पर उन्हें ऑप्शन प्रीमियम मिलता है। बाय करने पर देना पड़ता है, सेल करने पर मिलता है। तो जनरली पीपल ऑप्शंस को सेल करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर प्रीमियम हाई चल रहा होता है। और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो चल रही है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम भी लो चल रहे होंगे, तो जनरली पीपल ऑप्शंस को बाय करते हैं एट ए लो प्रीमियम। लो प्रीमियम पर बाय करना प्रीफर करते हैं, हाई प्रीमियम पर सेल करना प्रीफर करते हैं। और इसके जजमेंट में हमें हेल्प कौन करता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कि कितनी वॉलेटिलिटी चल रही है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का प्राइस कितना चल रहा है। इसके साथ हमारा चैप्टर 4, जो कि काफी लेंथी था, कंप्लीट होता है। अब हम एक बार इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में भी आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। ट्रू ओनली फॉर यूरोपियन ऑप्शंस, ट्रू ओनली फॉर अमेरिकन ऑप्शंस, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शंस, फॉल्स फॉर ऑल ऑप्शन। तो बायर को तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ऑप्शन प्रीमियम का ही हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन, अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, ये सबके लिए ट्रू है। करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज 276 रुपीज 250 स्ट्राइक कॉल इज क्योटेड एट रुपीज 45। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारा ऑप्शन प्रीमियम क्या होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये होता था। हमें दिया है कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू चल रही है 45, टाइम वैल्यू हमें दी नहीं, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम एक और किस तरीके से निकाल सकते थे, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, इनके बेस पर निकाल सकते थे। कॉल ऑप्शन है तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक इस तरह से निकलती थी। हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, करंट प्राइस जो 276 चल रहा है, 276 हमारा स्पॉट प्राइस है, और स्ट्राइक 250, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 26। तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 26 हो गई। ऑप्शन बी 26। इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, बट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इन द मनी ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स। इन द मनी ऑप्शन क्या होते थे, जिनमें हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो, और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या होता था, जीरो। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू। यू सोल्ड ए पुट ऑप्शन ऑन ए शेयर, हमने पुट ऑप्शन बेचा। द पुट स्ट्राइक प्राइस वाज 245, स्ट्राइक प्राइस 245 था, एंड यू रिसीव्ड ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 49 फ्रॉम द ऑप्शन बायर, प्रीमियम 49 था। थ्योरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस इन दिस पोजीशन, इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। वैसे तो हमने क्या देखा था कि बेचने केस में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने 245 में पुट ऑप्शन बेचा है, यानी सामने वाले को राइट दिया है कि 245 में हम वो बेच सकता है। अगर मान लो प्राइस 300 है, तब तो वो हमें बेचेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में वो 300 में बेच देगा, हमें कम में क्यों बेचेगा। जब प्राइस कम होगा, मान लो प्राइस 10 रुपीज है, इससे कम है, 245 से कम है, तभी वो हमें बेचेगा। और वर्स्ट केस में ये कितना जा सकता है, जीरो तो जा सकता है। किसी भी चीज का प्राइस जीरो से तो कम क्या ही होगा, जीरो ही हो सकता है। तो वर्स्ट केस में हमारा प्राइस कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, और हमें 245 में खरीदना पड़ सकता है, यानी कि 245 का हमें लॉस हो गया। लेकिन हमने 49 का प्रीमियम भी तो लिया था, तो ये 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 196, थ्योरेटिकली हमारा 196 इतना ही लॉस हो सकता है। ऑप्शन ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट but not the obligation to buy from the seller and underlying at the prevailing market price on or before the expiry date। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, ऑन और बिफोर। यूरोपियन में क्या होता है, केवल एक्सपायरी के दिन ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ऑप्शन बी। अगर अमेरिकन होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग असेट कैन बी बोट और सोल्ड ऑन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन इज कॉल्ड डैश।
स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, रिस्क प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। जिस प्राइस पर हम एग्री हो रहे हैं कि हम बाय या फिर सेल कर लेंगे उसको क्या बोलते थे? स्ट्राइक प्राइस बोलते थे, ऑप्शन बी। लॉन्ग पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड आउट बाय टेकिंग ए शॉर्ट पोजीशन इन ए कॉल ऑप्शन विद आइडेंटिकल एक्सरसाइज डेट एंड एक्सरसाइज प्राइस, ट्रू और फॉल्स। अगर हमारी पुट ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन है और हमें उसे क्लोज करना है, तो हम कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन लेकर उसे क्लोज कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमने देखा था कि हमें सेम टाइप के ऑप्शन में पुट है तो पुट और कॉल है तो कॉल, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन है पुट में, तो हमें शॉर्ट पोजीशन भी पुट में ही लेनी पड़ेगी। टाइम डिके इज बेनिफिशियल टू द डैश, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, बोथ ऑप्शन बायर एंड सेलर, नाइदर ऑप्शन बायर नॉर सेलर। टाइम डिके, मान लो हमने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, 100 रुपीज में एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसके बदले में हमने 10 रुपीज प्रीमियम दिया है। अगर अभी प्राइस मान लो 100 ही रह गया और एक्सपायरी का दिन आ गया, तो हमने 100 में खरीदने का सोचा था, मार्केट प्राइस भी 100 चल रहा है, तो हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो हम इसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेकिन सेलर जिसने बेचा है, उसको तो 10 रुपीज मिल गए, उसको कुछ लॉस नहीं हुआ, तो किसके लिए बेनिफिशियल हुआ? सेलर के लिए बेनिफिशियल हुआ। बायर के लिए तो ये नुकसान वाली चीज है। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन कॉन्टेक्ट्स आर नॉट सिमेट्रिकल रिगार्डिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, तो ये हमने देखा था एसिमेट्रिकल थे, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बायर ऑफ एन ऑप्शन गेट्स द राइट व्हाइल सेलर बियर्स द ऑब्लिगेशन, ये भी ट्रू है, बायर को राइट मिलता है। ऑप्शन कॉन्टेक्ट्स हैव नॉन लीनियर पे ऑफ, ये भी ट्रू है, नॉन लीनियर पे ऑफ होते हैं। ऑप्शन कॉन्टेक्ट्स हैव लीनियर पे ऑफ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फ्यूचर्स में होते हैं लीनियर पे ऑफ, ऑप्शंस में नॉन लीनियर होते हैं, ऑप्शन डी। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द सम ऑफ ऑप्शन प्रीमियम एंड टाइम वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। हमारा ऑप्शन प्रीमियम क्या होता था? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं देखूं, टाइम वैल्यू इधर आ जाएगी, ऑप्शन प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू, ये होगा हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? सम ऑफ ऑप्शन प्रीमियम एंड टाइम वैल्यू, तो ये तो फॉल्स हो गया, इनका डिफरेंस है, ऑप्शन बी फॉल्स। If the price volatility of the underlying stock is high, then the put option will dash have zero premium, have comparatively lower premium, have comparatively higher premium, will not be impacted। तो जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उतने हमारे ऑप्शन का प्राइस हाई होता है, पुट हो चाहे फिर कॉल हो। तो पुट ऑप्शन विल हैव comparatively higher premium, ऑप्शन सी। An option with a delta of 0.5 will increase in value approximately by how much if the underlying share price increases by rupees 2। हमारा क्या था? डेल्टा इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये था। हमें दिया डेल्टा है 0.5, ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा हमें निकालना है, डिवाइड बाय हमें चेंज इन प्राइस दिया है 2, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू में 2 यानी कि 1 का चेंज आएगा, ऑप्शन ए। डैश इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर ए यूनिट चेंज इन वोलेटिलिटी, रो डेल्टा थीटा वेगा, तो वोलेटिलिटी रिस्पेक्ट में कौन था? वेगा, ऑप्शन डी। हायर द स्ट्राइक प्राइस द प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज, जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जाएगा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था कॉल ऑप्शन के लिए? ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक था। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हायर द स्ट्राइक प्राइस, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तब प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज, हमारा प्रीमियम कम होता जाएगा, ये तो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, ऑप्शन ए। What will be the delta for a far out of the money option? Near 0, near 1, near 2, near -1। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मार्केट का प्राइस अभी ये चल रहा है, मार्केट का प्राइस अभी ये चल रहा है, मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ। अब मैं बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस, बहुत ही फार आउट ऑफ द मनी, बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल बाय कर लूं, तो उस केस में मेरा डेल्टा क्या रहेगा? अब मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात करूं तो ये क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये होता है। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो मेरी 0 है, ऑप्शन प्रीमियम किस पर है? टाइम वैल्यू पर है। अब मैं डेल्टा के फॉर्मूले पर आता हूँ, डेल्टा इक्वल टू में चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अब मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो इस केस में प्राइस पर चेंज होने से मेरे ऑप्शन प्रीमियम पर इफेक्ट नहीं आएगा, टाइम वैल्यू में चेंज होगा तो इफेक्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे मेरा डेल्टा क्या होगा? नियर 0 होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम में चेंज 0 आ रहा है, प्राइस में चेंज अप्रोक्स कुछ आ रहा है, तो मेरा डेल्टा नियर 0 होगा, ऑप्शन ए। द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द पोर्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम
that is linked to the amount of time left in the expiry of the option contract and also due to the fact that the underlying components that determine the value of the option may change during that time. स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम की टाइम वैल्यू है, ये एक तो उस पर डिपेंड करती है कि कितना टाइम अभी एक्सपायरी में लेफ्ट है। सेकंड उस पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारे बाकी फंडामेंटल पैरामीटर्स होते थे उनकी वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ऑप्शन ए। व्हाट हैपेंस टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इफ द स्ट्राइक प्राइस इज टेकन डाउन? स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं, फॉर्मूला हमारा क्या था? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ये था। अगर स्ट्राइक प्राइस मेरा कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम होती जाएगी, ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होता जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू गोज अप, इंट्रिंसिक वैल्यू गोज डाउन, देयर इज नो चेंज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी कम होती जाएगी। अगर स्ट्राइक प्राइस कम हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, ऑप्शन बी, द इंट्रिंसिक वैल्यू गोज डाउन। रो इज कनेक्टेड टू द डैश, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। तो ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड था, हमने देखा था, ऑप्शन डी। इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स? तो ये मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट रेट और प्रीमियम का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने पर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए। एज ए कॉल ऑप्शन मूव्स मोर आउट ऑफ द मनी, the absolute value of delta will dash increase, decrease, not change, none of the above। तो अभी हमने देखा था जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी हम जाते जाएंगे उतनी ही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती जाएगी, उतना ही हमारा केवल टाइम वैल्यू रहता जाएगा, उतना ही डेल्टा हमारा नियर जीरो आता जाएगा। तो इसलिए हमारा डिक्रीज होगा। मान लो पहले कुछ भी था, 0.5 समथिंग था, उसे अगर जीरो की तरफ आना है तो डिक्रीज होता जाएगा, तभी तो आएगा, ऑप्शन बी, डिक्रीज। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इन डैश द स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस आर इक्वल, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और कई बार फर्स्ट रीडिंग में समझ नहीं आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और बीच में पॉज करते रहिए और खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का ट्राई करिए। बाकी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। थैंक यू गाइस।